बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बदलते हुए कवानीन के बारे में और आपकी लाइव्स कॉल लेते हैं और शेयर करते हैं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, कॉल लेने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं या जो फेवरेबल जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो डिस्कस होनी चाहिए। एक तो ये बात हो रही थी कि जो एक्सेस टू द पब्लिक फ़ंड के बारे में इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो अंडरस्टैंड करनी है सबसे। देखिए, पब्लिक फ़ंड का जो पहले भी रूल्स था, लेकिन लॉ ये कहता था कि अगर आपको प्राइवेट लाइफ पे, वेदर द पार्टनर, पेरेंट्स और चाइल्ड की बेस पे या अंडर द ह्यूमन राइट्स आपको अगर वीज़ा मिलता था तो आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं होते थे। इवन अगर आपको आज के दिन भी अगर आज भी आप स्पाउस वीज़ा पे भी आते हो या विद इन कंट्री आप लीव टू स्विच करते हैं, लीव टू रिमेन एज ए अंडर द 5 years रूट्स, तो फिर भी आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं होते। अब पॉलिसी पहले थी, लेकिन अमेंडमेंट होते होते अभी बल्कि रिसेंटली शायद 19 मई को फिर दोबारा अमेंड हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो 21 अप्रैल में पॉलिसी उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की है कि जिन लोगों को 10 years रूट के ऊपर वीज़ा मिल गया, उनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं थे, अब उनके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन करें टू चेंज द सर्कमस्टांसिस अलाउड टू द पब्लिक फंड्स। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इसके लिए जो मेन इशू आया है वो ये कि अगर लोगों के हालात फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, उसको लफ्ज़ डेस्टिट्यूट का बोला गया है, तो वो लोग या वो अपने वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन या फैमिली के लिए उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं और उनके पास लीव है और उनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं है, तो बिल्कुल वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो मेनली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चेक करना कि आपके जो हालात चेंज हुए उससे आपकी इनकम इफेक्ट हुआ है, और ये है कि आप उसको मेंटेन अपने आप को फाइनेंशियली बियर नहीं कर सकते तमाम मामलात को। ये ऑफ कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, हम उसको अप्लाई करेंगे। जब वो अलाउ कर देंगे आपको पब्लिक फ़ंड, तो फिर आप लोकल काउंसिल में जाएंगे और फिर बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी थी। साथ ही साथ शेयर किया था कि जो फ़ीस एग्जामेशन का, जो फ़ी वेवर का एप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम किसी बंदे की एक्सटेंशन अगर ड्यू है या रिक्वायर्ड है उसको, तो जब वो अप्लाई करता है और सेम अगर उसके हालात ऐसे हैं कि वो पे नहीं कर सकता फाइनेंशियली, तो वो उसके पास भी राइट है कि वो एप्लीकेशन करे। उसको बोलते हैं फ़ी वेवर एप्लीकेशंस। ये भी अगेन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने तमाम एविडेंस देनी है और ये आपका वीज़ा एक्सपायर होने से मोस्ट लाइकली 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करनी चाहिए। मैंने हमारे देख रहे हैं क्लाइंट के जो ये एप्लीकेशंस है, अभी कुछ तो 3 वीक में एक्सेप्ट होकर आ रही हैं, लेकिन नॉर्मली 4 to 5 to 6 वीक लग रहे हैं। इसलिए वीज़ा फिनिश होने से एटलीस्ट 2 मंथ पहले अप्लाई कर दें तो आपके लिए ठीक होगा। अब तीसरी चीज़ ये डिस्कस करने वाली है कि जो लोग स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन फ्रॉम द आउटसाइड से या अब्रॉड से अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब सबसे पहला सवाल तो लोगों का ये आ रहा है कि अगर पहले हमारी इनकम पूरी हो रही थी और ये कोविड-19 की वजह से हम लोग जो फरलो स्कीम है उसमें हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, तो क्या हम क्वालिफाइड करते हैं कि नहीं करते। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये बनाई है कि अगर कोई लोग पहले उनकी इनकम पूरी हो रही थी और या उनके 31 मार्च 2020 से पहले जो 6 महीने बनते हैं या 1 year बनता है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज़, उसमें अगर आपकी इनकम पूरी हो रही थी, तो अब फिर भी आपके पास राइट है कि आप उन लास्ट 12 मंथ अप टू द 31 मार्च या 6 मंथ आफ्टर 31 मार्च को रिलाई करते हुए आपकी इनकम के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन एज ए स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम होगा ये अप टू द 31 जुलाई तक रखा है। अब फर्दर देखते हैं गाइडेंस क्या आती है। लेकिन अगर कोई लोग अपने स्पाउस का विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री इंटीग्रेस अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके पास राइट है कि अगर उनकी इनकम जो थ्रेशोल्ड था वो पूरा कर रहे थे बाय द 31 मार्च, द सब्जेक्ट टू 6 मंथ और 12 मंथ, तो फिर वो अगर आज भी एप्लीकेशन करते हैं तो जो फरलू से उसकी इनकम कम हुई है उस पर उनकी एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड, स्पाउस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट होती है कि इंग्लिश थी,
गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर आपने एग्ज़ाम आइल्स एग्ज़ाम पास नहीं भी किया जो रिक्वायर्ड है A1 या A2 और आपकी जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने जा रहा है, तो आपके पास राइट है कि विदाउट टेकिंग द एग्ज़ाम्स आप अपनी एप्लीकेशन कर लें। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होगी, एप्लीकेशन का राइट है, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होगी तब तक आप अपना एग्ज़ाम पास करके आपको, ताकि आप ओवरस्टे इलीगल फिर नहीं होंगे, आप एप्लीकेशन कर लें और आपके पास राइट है कि अपनी सबमिशन कर दें और जब आप पास करेंगे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी सारा आजकल आ रहा था कि अगर टीबी टेस्ट नहीं है तो उसके लिए क्या आपकी गाइडेंस है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों सूरतों में दोनों ही चीज़ें मैं अकाउंट कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये कि इसके लिए उन्होंने गाइडेंस नहीं बनाई, लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि आज हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम द मंडे से इन डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशल पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश है, वहाँ पे कुछ सेंटर ऐसे ओपन हो गए हैं जो टीबी टेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इस वीक या नेक्स्ट वीक करना हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। एज़ फार एज इनकम का इशू है, इनकम के लिए गाइडेंस क्लियर है कि अगर आपकी इनकम 31 मार्च तक 6 महीने पूरी करे थी या 1 ईयर पूरी करे थी, तो आज भी अप्लाई करोगे तो आप वो 12 मंथ के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो नाज़रीन लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, आप प्लीज़ टीवी अपना बंद कर दें, आप लाइव हैं मेरे भाई, सवाल पूछें क्या जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मुझे एक सवाल पूछना है प्लीज़। कि ये लीव टू रिमेन मेरा आ रहा है, जो फिनिश हो रहा है, मैं 10 इयर्स के रूट पे हूँ। राइट। तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इसकी अब जो फीस है ये कितनी है वन डे सर्विस में। ठीक। और दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी ये कोरोना की वजह से ये फीस के लिए कुछ हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो वो बेनिफिट अलाउड है ही नहीं, ठीक। तो इसके लिए कुछ हो सकता है? ठीक। ये आप बताएंगे, मैं टीवी पे सुनता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू आपकी कॉल का। जो 2 सवाल पूछे, पहला सवाल का मतलब आंसर तो ये है कि मेरा ख्याल कि जो लोग लॉन्ग रेजिडेंसी पे या स्पाउस की बेस पे या 5 साल वर्क परमिट की बेस पे या किसी भी कैपेसिटी में इंडेफिनिट पे जा रहे हैं, तो उसकी जो फ़ीस मेरे ख्याल में 2300 समथिंग है। फ़ीस आगे पीछे मतलब ये ज़्यादा चेंज होती रहती हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि जिस दिन आपने अप्लाई करना, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने इस वीक अप्लाई करना या नेक्स्ट वीक अप्लाई करना, तो जब भी आप अप्लाई करें उस वक्त चेक कर लें फ़ीस। लेकिन मुझे पता है कि आई थिंक 2300 अराउंड आपकी फ़ीस होगी। जब अपनी एप्लीकेशन फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बताएंगे इतनी फ़ीसें पे करें। अब सेकंड सवाल था कि क्या आपको एग्जामिशन होगी। अनफॉर्चुनेटली जो लोग डेफिनेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या वो लोग जो नेशनलिटी अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए फ़ीस एग्जामिशन की कोई गाइडेंस या कोई मैंने शायद मेरी नज़रों से गुजरा नहीं, कोई लॉ नहीं बनाया। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास 10 ईयर्स की बेस के रूट के अंदर फैमिली, प्राइवेट या पार्टनर की बेस के ऊपर जो वीज़ा मिला हुआ हो, और वो एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडेफिनिट करना है तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, मैंने लाइव से बात करनी है। जी मैडम आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी। जी, मेरा सवाल है कि मुझे यहाँ 20 साल हो गए इधर रहते हुए इंग्लैंड में, ठीक। तो सुन रहे हैं कि नहीं मेरा बिल्कुल सवाल? आपकी आवाज़ आ रही मैडम। आप 20 साल से यहाँ पे रह रही हैं, सवाल क्या आपका? आप सवाल है कि मैं अप्लाई कब करूँ? मैं 20 साल हो चुके हैं और ब्रिटिश आदमी के साथ रहती हूँ, 20 साल ही हो गए हैं। ओके आपको यूके। ओके तो मैडम आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकती हैं। लॉ के मुताबिक अगर आप यहाँ पे 20 ईयर्स गुजारते हैं, उसमें लीगल या इलीगल दोनों पीरियड काउंट हो सकते हैं, और आप अपने 20 ईयर्स आपके पूरे हो गए, आपके पास आपको चाहिए कि आप इमीडिएटली किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएं और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें और उनको बोलें कि मैंने 20 ईयर्स यहाँ पे गुजार लिए और मैं अपनी लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो आपके पास राइट है, यस आप इमीडिएटली एप्लीकेशन कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये मालूम करना था कि मेरी बेटी की सास आई हुई है यहाँ पर,
और ये कोरोना की वजह से उनकी सीट आगे पीछे हो गई, तो वो उनकी फैमिली यहाँ रहती है, तो क्या वो उनके लिए यही इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं? उनके पास सिंगल एंट्री वीजा है। ओके, जिनके पास विजिटर वीज़ा है कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से उनको ये राय दी है कि अगर उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए तो वो 31 जुलाई तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर वो 31 या 30 जुलाई तक यहाँ पे रहते हैं तो उनका जो टाइम होगा वीज़े के बाद वाला ये ओवरस्टे या इलीगल कंसिडर नहीं होगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकती हैं, ऐसा कोई लॉ या प्रिंसिपल नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं कोविड-19 की वजह से जा नहीं सकते और वो सीधा इंडेफिनेट अप्लाई कर दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप वो समझती है कि मैं वापस जाना मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ उसके कंडीशन चेंज हो गए हैं, तो उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो जो एप्लीकेशन होगी वो अंडर द ह्यूमन राइट्स फॉर लीव टू रिमेन होगा, ना कि इंडेफिनेट होगा। वो एक डिफरेंट एप्लीकेशन है। लेकिन इसलिए कि अगर तो आपका रीज़न सिर्फ कोविड-19 है तो वो ऑलमोस्ट बाय द नेक्स्ट वीक, द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ईजमेंट पे चली गई हैं और जो एयर लाइन्स हैं वो भी काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो तो कोई मेरे ख्याल गुड रीज़न नहीं है। इसलिए आप जब तक है रुकें, लेकिन बाय द 31 जुलाई से पहले उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहे दैट इज़ अ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो, आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। कंट्रोल चेक करें। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा मुझे तफसील से प्लीज अगर आप इसका जवाब देते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी सर, मेरा जो है ना 10 ईयर्स रूट पे जो है ना अप्लाई करने का इरादा है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे आया था 2011 में एज ए स्टूडेंट, जो कि 2014 तक मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था, और 2016 में मैंने असाइलम अप्लाई किया था। और 2016 तक मेरी जो अपीलें चलती रही हैं कोर्ट में, तो रिफ्यूज़ होता रहा। तो फिर मैंने 2016 तक मैं लीगली था, मैं अपीलें चलती रही हैं। अपीलें क्या कंसीडर होती हैं इस टाइम में? और दूसरा सवाल ये है कि उसके बाद मुझे असाइलम जो है वो ग्रांट हो गया था 2018 में। तो अभी 2020 में जो 22 में जो है ना मेरा वो 21 में बन रहा है, सॉरी 10 ईयर्स रूट का, उसमें भी मेरा इन्होंने असाइलम में भी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था कोर्ट में अपील के जरिए, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझसे पूरे होम ऑफिस ने जो है ना मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात की थी कि मतलब ये 4 मंथ के लिए ओवरस्टे हुआ हूँ मैं, जिस पे जज ने कहा था कि ये 4 मंथ के लिए नहीं हुआ, ये सिर्फ ओनली 2 वीक्स के लिए हुआ है, वो भी विद इन टाइम, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। आपका केस जुडिशरी में गया था, जीआर में गए थे आप? सॉरी, आप जीआर में गए थे जुडिशरी रिव्यू में? नहीं, अभी नहीं मैं गया। मुझे वो असाइलम जो रेफ्यूजी ग्रांट। आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, अब लॉ बड़ा सिंपल है, इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके के अंदर 10 ईयर्स लीगल गुजार लें इन डिफरेंट कैटेगरीज में, तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको उस ILR अप्लाई ग्रांट किया जाए। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या हो सकती हैं कि पहले आप टियर 4 पे थे, फिर स्विच करके आप टियर 2 पे आ गए, फिर आप असाइलम पे चले गए, तो ये बात अंडरस्टैंड होती है। या ये कि आपने बिफोर प्रायर टू एक्सपायर योर लीव आपने अप्लाई किया, वो रिफ्यूज़ हो गया, आप कोर्ट में चले गए, मैटर कोर्ट में चल रहा था और आपने एक वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन डाल दी या कि नया क्लेम डाल दिया, तो ये आपका राइट बनता है कि यस आपके फिर भी 10 ईयर्स बनते हैं। यहाँ पे एक सवाल बड़ा कंसर्निंग है कि क्या जब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा था, क्या उस वक़्त आपने असाइलम क्लेम किया था या आपका असाइलम ग्रांट हो गया था? सिर्फ एप्लीकेशन देना असाइलम के लिए या ये कहना कि मैं इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, ये एप्लीकेशन देना, ये पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है केस के अंदर। आप ये देख लें कि अगर तो आपने केस कोर्ट में चल रहा था, आपने उधर से असाइलम क्लेम कर दिया, इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू आपके फेवर में गया या अगर तो फेवर या नुकसान में गया या आपको रिफ्यूज़ हो गया और आपको राइट ऑफ अपील मिल गई, पहली अपील अभी चल रही थी और नया राइट अपील मिल गया, तो फिर तो आपका 3C लाइव होगा।
लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, उस दौरान मैंने क्लेम कर दिया, फिर मैंने उसको विड्रॉ कर लिया, गैप आ गया, तो फिर जब तक आपकी अपील रिफ्यूज़ नहीं हुआ आपका असाइलम और या आपकी अपील वहाँ पे आपने लॉन्च नहीं की, तब तक का वो जो टाइम है वो कंसर्न करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट होगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, किसी वकील के पास जाएं, उनको दिखाएं ताकि पता चल सके कि आपके वहाँ पे ज़्यादा गैप तो नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद 10 मिनट के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज। कि जैसे ना मेरे और मेरे बच्चों के पास EU रेजिडेंसी कार्ड है, ठीक। हस्बैंड का तो यूरोप का ना, तो मैं पूछना चाहती हूँ जैसे अभी 1.5 साल तक वो वैलिड है, तो हम जब कभी 2-4 महीने के बाद इंडिया जाना चाहे तो कितनी देर तक वहाँ स्टे कर सकते हैं? देखिए जो यूरोपियन हैं उनके लिए अगर आपको पहले 5 साल का वीज़ा मिल गया है तो बस ठीक है, आप अपने 5 साल पूरे करते हुए आप यहाँ पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि अगर आपके पास ये वीज़ा हो तो कितनी बार स्टे कर सकते हैं, अगेन आप 90 डेज जो 3 मंथ बनते हैं इन 1 ईयर्स, आप अगर कहीं जाना चाहें तो बिल्कुल आउट ऑफ द UK जा सकते हैं। अब वो 3 महीने आप अकेले इंडिया में गुजारना चाहते हैं, या 1 महीना इंडिया में, 1 महीना यूरोप में, या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या आप 3 दफ़ा डिफरेंट जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा हो या आप लिमिटेड लीव टू रिमेन हो तो आपको 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री स्टे नहीं करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रियाज सर। जी भाई आप लाइव हैं, सवाल पूछें, क्या आपका सवाल है? जी ओह सॉरी सर जी, वाज कंफ्यूज। अच्छा जी, मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है, ये जो इमिग्रेशन की फीस है इसमें किस तरह डिस्काउंट मिल सकती है? फीस किस चीज़ की अप्लाई करनी है आपने मेरे भाई? ये जो वीजा फीस होती है, अगर किसी की लो इनकम हो तो वो कैसे कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है? कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है? सर मैंने नहीं करना, अगर अपनी बीवी का वीजा अप्लाई करना और मेरी लो इनकम। ओके, आप टीवी पे मेरा आंसर सुने। मेरा आप टीवी और फ़ोन पे कंफ्यूज हैं, आप फ़ोन बंद कर लें, टीवी पे आंसर सुने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी अच्छा मेरे भाई, आपका सवाल जो था ये बड़ा, मैंने स्टार्ट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए लॉ क्या कहता है कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे हैं अंडर द 5 इयर्स रूट्स, तो फिर आपको 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं है, नंबर 2 आपने अपनी इनकम पूरी करनी है, और नंबर 3 ये कि आपने प्रूफ करना है, ये इस्टेब्लिश करना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्टिंग है, लास्टिंग है। अब ये देखें कि अगर आप ये कहते हो स्पाउस वीज़े पे हैं और आप कहते हैं हमारी इनकम कम हो गई और हमने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, जो 2.5 साल के बाद अप्लाई करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इनकम थ्रेशोल्ड है वो आप मीट नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स यस, अंडर द कोविड-19 जो नई पॉलिसी आ रही है, गाइडेंस है, उसके मुताबिक आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी कि आप फ़ीस पे ना करें। अगर आपके वाकई हालात ऐसे हैं, बाय द डॉक्यूमेंट्स, या आपके वो बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और उसके बाद अगर मुतमिन होते हुए होम ऑफिस ने कहा कि यस आपको एग्जाम्पशन है टू पे द होम ऑफिस NHS फीस एंड द बायोमेट्रिक, तो बिल्कुल आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि जब अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो फिर वो आपको 2.5 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन वो अंडर द 10 ईयर्स रूट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2.5 साल आपने गुजार लिए ठीक, लेकिन अब से आपने 10 साल के रूट पर डाल दिया जाएगा, तो आपको तकरीबन 7.5 साल के बाद इन टोटल जो आपको फर्स्ट वीज़ा मिला था और फर्दर टोटल जो 10 ईयर्स पूरे करेंगे, तो फिर आपको 10 ईयर्स के बाद इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करेंगे। आपको फिर वो 5 ईयर्स रूट से निकाल के 10 ईयर्स के रूट में डाल देंगे। अच्छा होता क्या कि आप वीज़ा मिल गया 6 महीने बाद, साल बाद, आप कहते हैं भी मेरे हालात अच्छे हो गए, दोबारा मैंने 10 साल से 5 साल पे जाना है, तो जब दोबारा एप्लीकेशन करोगे तो फिर वहाँ से 5 साल काउंट होंगे, तो अपने फिर फर्दर 5 ईयर्स गुजारने होंगे। अगर आपके अनफॉर्चुनेटली वाकई फाइनेंशियल ऐसी पोजीशन है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स दें, उनको कंसिडर करते हुए वो फ़ी वेवर एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि फिर आपके जो रूट है वो स्पाउस का वो 5 से 10 साल पे लग जाएगा। देखें अगर आपके ये हालात हैं तो आई एम वेरी सैड कि आप अप्लाई करें।
अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पास राइट है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन अगर वीज़ा आपका ड्यू है एक्सटेंशन, तो कम से कम उससे 2 महीने पहले अप्लाई कर लें। वो इसको कंसिडर करने में भी कम से कम 4 to 6 वीक लग रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर दें और वो डिसीजन ना लें, ना वो रिफ्यूज़ करें, ना एक्सेप्ट करें, और फिर आपको वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप फीस नहीं पे करेंगे। अगर तो आपको ग्रांट होगी तो आपको एक कोड देंगे, और वो कोड होता है 10 डेज़ के लिए वैलिड होता है। जिसकी भी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है उसको एक कोड आ रहा है, और उस कोड को आप डालते हो तो फिर आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपके पास कोड ना हुआ तो फिर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर फ़ीस नहीं पे करोगे और वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप इलीगल या ओवरस्टे कंसिडर होगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो टेक्निकल्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ी सी। मैं आया था इस कंट्री में 2006 में ना, राइट, तो एज ए विजिटर, लेकिन मैंने FLRO के लिए एप्लीकेशन भी की थी, लेकिन मैं रिफ्यूज हो गया था। ठीक। तो अभी मैंने यही पूछना था, कुछ चांसेस हैं कोई मैंने एमनेस्टी वगैरह करनी? अच्छा, यहाँ पे एमनेस्टी ऐसे नहीं होती अभी भी, और हमेशा जी हम कहते हैं कि अगर आप यूके में रह रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 15 साल से, तो आइडियली आपको 2 ही ऑप्शंस होती हैं। या तो आप यहाँ पे लीगल रहें, या अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो कम से कम आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग होनी चाहिए। अब आप कहते हो कि मैंने 2006 में विजिटर आया था, लेकिन मैंने FLRO फर्दर लीव टू रिमेन आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूट अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया। अगर आपके पास कोई और FCC एविडेंस है, या आप समझते हो कि मेरा वापस जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, या कोई जो भी आपका क्लेम था, अभी भी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी वकील को जाके मिलें, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको दें, और डिस्कस करें कि भी मैंने 14-15 साल 16 साल यहाँ पे गुजार लिए। ऑफ कोर्स कि आपका ह्यूमन राइट्स बनता है कि आपने वेल टाइम यहाँ पे गुजार लिया, लेकिन साथ ही साथ आपके रीज़न क्या है, क्यों आप अपने वापस कंट्री में नहीं जा सकते, या कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो होम ऑफिस को कंसिडर करने चाहिए अंडर द आर्टिकुलेट या ह्यूमन राइट्स के तौर पे कि आपको यहाँ पे लीव ग्रांट की जाए। ये आपने डिस्कस करना होगा, और काइंड सजेशन या एडवाइस लगा लें। हमेशा कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अगर 10 साल से ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको एप्लीकेशन लाजमी करनी चाहिए। बेशक आप कल आए हैं, सिंपल सी बात है, whether you have visa or you have pending application, otherwise you should stay in the UK. That's my simple I think answer. Thanks for your call. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई। वालेकुम सलाम सर। गुल भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की थी, मेरे पास 3 ईयर डिस्क्रिशनरी लीव थी। ठीक। तो मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड हो गई थी, तो मैंने विद इन 14 डेज नई एप्लीकेशन डाल दी थी, तो मुझे उन्होंने मेरी फर्दर लीव 3 ईयर की दे दी थी। मेरा सवाल ये है कि ये अगर मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा तो मुझे कोई ये गैप तो नहीं आ गया, क्योंकि 1 साल के बाद उन्होंने मुझे 3 ईयर लीव ग्रांटेड की है, लेकिन जब उन्होंने इनवैलिड की और तो ये आप पुराने रूल में अप्लाई किया था 3 साल प्लस 3 साल वाले में? जी आपने 2012 जुलाई से पहले अप्लाई किया था, राइट? मैंने 2015 में दी थी उन्होंने, तो 18 में मुझे मिली थी, तो फिर मैंने अप्लाई किया था आगे। तो 2021 में मेरी इंडेफिनेट ड्यू है, लेकिन बीच में ये गैप आ गया है जो उन्होंने इनवैलिड की है ना एप्लीकेशन, वो okay, अब दो सवाल है मेरे भाई। मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 12 जुलाई 2012 से पहले लॉ ये था कि अगर आप FLRO अप्लाई करो और आपको 3 साल की डिस्कशन नहीं मिलती थी, और फिर एक 3 साल की एक्सटेंशन, 6 साल के बाद यू वाज क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर ILR। लेकिन क्योंकि जुलाई में लॉ 10 साल का रूट आ गया, तो फिर जो लोग अप्लाई करते हैं उनको फिर 10 साल यहाँ गुजारने पड़ते थे। अगर आप कहते हो कि आपने पहले 15 में अप्लाई किया और आपको 18 की मिली और 18 से आप 21 में, तो 2050 में कोई ऐसा रूल नहीं था कि आपको 3 साल की लीव मिलती, तब 2.5 साल की 30 मंथ की लीव मिल रही है, तो अब 10 साल पूरे करने हैं आपने। आप सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, चेक करें प्रॉपरली कि जो आपको फर्स्ट लीव मिली थी, कब आप फर्स्ट टाइम लीगल हुए थे, 2015 में या इससे पहले?
आई थिंक कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। आप मेरे भाई चेक कर लें कि अगर तो आप 2015 से पहले आपके पास लीगल स्टेटस था तो अंडरस्टैंड हो रही बात कि 10 साल पूरे होंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था तो फिर 12 में तो ये लॉ आ गया था कि अपने 2.5 साल के 4 एक्सटेंशन लेनी और 10 साल पूरे करते हुए आप क्वालिफाइड करोगे फॉर सेटलमेंट के लिए। आप देख लें। लेकिन जो सेकंड सवाल था आपका कि जो 14 दिन से कम का गैप आया तो मेरी क्या पोजीशन है। ऑफ कोर्स अगर किसी ने विद इन 14 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर दी और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो फिर आपका जो ब्रेक है वो काउंट नहीं होगी। अगर 14 डेज से ज़्यादा हो तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको नए 10 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे। आप ये इस पे वरी ना करें, लेकिन चेक करें कि 2015 से पहले आपका लीगल स्टेटस क्या था। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। रियाज साहब 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे प्लीज। मेरी वाइफ का जो 5 ईयर का जो रेजिडेंट कार्ड है ना जी, वो खत्म होना है नेक्स्ट ईयर मई में। ठीक जी। तो सर हम वो कितने अर्से से पहले तक मतलब के अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए? और वो 5 साल की बेस पे, और 5 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? आप 5 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हो इंडेफिनेट? जी 5 साल की। हाँ जी। ठीक। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आया ये इंडेफिनेट लेने के लिए लाइफ इन द यूके भी करना पड़ता है? ठीक। पहली बात तो ये है, ठीक, पहली बात तो ये है कि आपकी वाइफ ने अगर अब्रॉड से अप्लाई किया था और उसको एंट्री क्लियरेंस मिली थी तो जिस दिन वो यूके में इंटर हुई थी उस दिन से 5 ईयर्स पूरे करते हुए वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकती हैं। या अगर आपका 28 डेज़ का गैप कम होते हुए लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने से 28 डेज़ पहले वो अप्लाई कर सकती हैं। इन दोनों में से जौन सी कैटेगरी आपको फॉल करती है। सेकंड ये है कि जो लोग यहाँ पे 5 साल रहते हुए एज ए स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल जब वो इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं तो उनको 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं। नंबर 1 लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होता है। नंबर 2 उनको B1 पास करना पड़ता है। और नंबर 3 आपको इनकम अपना थ्रेशोल्ड पूरा करना पड़ता है कि आपकी इनकम जो है फिर अभी भी इस वक्त भी आपकी जो इनकम है वो 18,600 से अबव होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ें पूरी करते हुए आप डॉक्यूमेंट साथ लगाओगे और एप्लीकेशन करोगे। ये देख लें कि किस तरीके के साथ आपको चीज़ें सूट करती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। देते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गुल भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हम लोगों को काफी नॉलेज मिलती है। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। मच अप्रिशिएट सर। अच्छा गुल भाई एक छोटी सी मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने कहा आप कुछ रूल रोशनी डालें इसके अंदर। मैं एज ए टियर 2 हूँ, मुझे नेक्स्ट मंथ ILR के लिए अप्लाई करना है। ठीक। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे कुलीग ने मुझे बताया कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट की फॉलो स्कीम है, जो जॉब रोटेशन स्कीम है, उस पर इस महीने से हमारे एम्प्लॉयर ने डाल दिया है हम लोगों को। ठीक। तो मुझे बताएं कि अगर मैं नेक्स्ट मंथ ILR के लिए जाऊं तो मेरे जो केस होगा ILR का उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, और उसके बाद जब मैं नेशनलिटी के लिए जाऊंगा उसके लिए कोई इफेक्ट तो नहीं होगा मेरा? ओके। कोई नुकसान तो नहीं है मुझे मतलब अप्लाई करने में कुछ आगे? ठीक। जो सेकंड आपका सवाल है वो तो रिलेवेंट है। अगर आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा तो उसके बाद आपका जो भी सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएं आपकी नेशनलिटी को कोई स्टॉप नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आपने कोई अनफॉर्चुनेटली आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई आपका CCJ या कोई आपके कैरेक्टर पे कोई इशू ना आ जाए तो फिर नेशनलिटी आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको इंडेफिनेट मिलेगा, गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो फर्लो स्कीम है उसको स्टिल एज ए सेम कंसिडर किया जा रहा है जैसे आज आप उनके फुल एम्प्लॉई हो। अगर आपका इनकम का इशू भी आता है तो वो भी सेम है कि बाय द 31 जुलाई तक जो है आप अपनी पुरानी इनकम जो 31 मार्च तक की है उसको क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपने यहाँ पे टियर 2 पे हो रहे इंडेफिनेट अप्लाई करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी थ्रेशोल्ड है वो ये तो कोविड-19 आ गया। अब लॉ ये कहता है कि पहली बात आपने ये साबित करना है कि आपने 5 साल एम्प्लॉय से काम किया। नंबर 2 ये जो सबसे जो मेन क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि स्टिल आपके एम्प्लॉय को आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और आप उनके लिए यूज़फुल या फ्रूटफुल जो एम्प्लॉई हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैंने इनको फर्लू पे डाला है ड्यू टू कि हमारी इनकम कम हुई है लेकिन इसकी सर्विस स्टिल हमें रिक्वायर्ड है और हम इसकी सर्विस के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तो ये लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने 5 साल के प्रूफ देने हैं काम करते हो, एम्प्लॉयर से लेटर देना है,
और ये साथ देना कि यस जो आपकी जॉब है स्टिल एग्जिस्टिंग है, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट ये कोविड-19 की वजह से आपको एक उन्होंने फर्लू स्कीम पे डाला हुआ है, लेकिन आपको उन्होंने सैक या करने का कोई इरादा नहीं किया, तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपनी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं। जब इंडेफिनेट हो जाएगा तो फिर से एक साल के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे नेशनलिटी के लिए, एज़ फार एज़ आपका जो कैरेक्टर है वो चीज़ हिस्ट्री आपकी साफ़ होगी। तो आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, 10 मिलते हैं वक्फे के। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। Hello, Assalamualaikum. I wanted to ask, so my cousin came to the UK for 6 months as a business visa. Right. His business was only for 1 month, and then for 5 months he stayed in the UK. Right. He went back, and then I went with him to Pakistan. We got married there, stayed there for 3 months, and I've come back. Yeah. Would he have any issues when I apply for his visa? And second thing is my nikah must stayed in Pakistan. So would I need the original to send, or can I have the original photocopied and send when I do the visa? Any other question? No, just that. Okay, no problem. Thank you much. Appreciate that. First of all, your application will be online. When you made the application online, you need to submit the documents in the UK. So what you need to do, you need to ask your husband to send all the original documents to you, so you can submit from here to the local center. There are 3 steps. First, you need to make the application online. Once you paid all the fees and book the appointment, then your husband need to go and submit his passport to the embassy. And then once he submitted the documents, passport, then you have 2 weeks to submit all the documents in this Sheffield office. So you can submit all the documents here. The first question you asked me, he came as a visitor, but he leave the country within the authorized time. I do understand he came for 30 days, but he stays 5 months. Yes, there is no breach of condition. As far as he left the UK within authorized time, it wouldn't be effect. But on top of, because he is making the application now as the dependent of the British national, if anybody making the application, then everything's, I think they're going to be privileged. So you shouldn't be worried for that. You can make the application, submit the documents. I believe you will get the positive result. Thanks for your call. लेते हैं next call. जी फरमाइए. Hello. Hello. जी फरमाइए. आप लाइव हैं, अभी सवाल पूछें क्या आपका? जी जी पहला सवाल है कि मैं 10 इयर्स के रूल पे हूँ, तो नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे कि अगर वो उन्होंने बताया कि अगर आप पब्लिक फंड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो पेरेंट्स रूल पे पे तो अभी मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ तकरीबन 4 मंथ बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इसके लिए जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है उसके ये मुझे बताना पड़ेगा या इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जो पहला आपका सवाल था मेरे भाई, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू चेंज द कंडीशन टू अलाउ टू द पब्लिक फंड। ये आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी कि मेरे जो सर्कमस्टांसेस है आफ्टर ग्रांट द लास्ट लीव टू रिमेन या ड्यू टू कोविड-19 मेरे जो सर्कमस्टांस फाइनेंशियल चेंज हो गए हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये कहते हैं कि आपने अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपने अपने हालात बताने हैं कि क्यों आप चाहते हैं कि आपको पब्लिक फंड अलाउ हो। नंबर 3 ये है कि ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई फ्यूचर वाली एप्लीकेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 ईयर के 10 ईयर्स के रूट के हैं, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड सवाल ये था आपका कि अगर आपने 4 मंथ आउट ऑफ द कंट्री गुजारे हैं ड्यू टू कोविड-19 तो क्या वो इफेक्ट होंगे। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो इन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अगर उनको आउट कंट्री रहना पड़ गया है तो जब आप अपनी फर्दर एप्लीकेशन डालोगे उसमें एक्सप्लेन कर देना, तो आई बिलीव कि आपकी एप्लीकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसका तय ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि आपके हालात फाइनेंशियल ऐसे नहीं हैं कि आप मेंटेन कर सको, तो यस अगर आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं है तो आप एप्लीकेशन करोगे, उस एप्लीकेशन के बाद गवर्नमेंट आपको अलाउ टू द पब्लिक फंड ग्रांट करेगी, नया आपका कार्ड आएगा और फिर उस कार्ड के ऊपर या लेटर के ऊपर काउंसिल में जाओगे तो फिर काउंसिल आपको जो यूनिवर्सल क्रेडिट है या जो भी उनकी अवेलेबल आपके लिए जो होंगी ड्यू टू योर सर्कमस्टांसेस वो आपको फिर बेनिफिट स्टार्ट कर सकते हैं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, मुझे ये पूछना कि 85 इयर्स की मदर है, इमिग्रेशन बेल उनकी रिफ्यूज हुई है, इमिग्रेशन बेल दी है उन्होंने जज ने, और उनका जो 10 मार्च को जो है इमिग्रेशन बेल थी, तो अब 10 जून हो गए, 3 मंथ गुजर चुके हैं। तो आपने बताया कि 31 जुलाई के बाद से वो दोबारा वो स्टार्ट करेंगे, मगर जो एक सॉलिसिटर है उसने अभी तक कोई फोन नहीं किया, अभी तक कुछ बताया नहीं। तो आप बताएंगे कि क्या हो सकता? जो सॉरी मुझे दोबारा बताना, जो आपने बोला किसकी मदर है 85 इयर्स ओल्ड? या मदर है? जी जी, आपकी मदर है 85 इयर्स ओल्ड? जी जी। और उनके पास वीज़ा कौन सा है यहाँ पे? अभी तो विजिटर वीज़ा था, वो आई थी 2017 में आई थी। ओके, और उनकी बेल अप्लाई की है? नहीं, बेल उन्होंने इमिग्रेशन बेल जो है वो 10 मार्च को 3 मंथ कंप्लीट हो गए, और 10 मार्च को आया था ये इमिग्रेशन बेल, और 10 जून को कंप्लीट होता है 3 मंथ। ठीक है ना? सॉरी, अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताएं कि अब वो बाहर हैं, बेल पे हैं या कहाँ पे हैं? जी मैडम। जी जी, वो बेल पे ही है, वो इमिग्रेशन बेल पे है, अभी तक कुछ किया नहीं है, तो हमारे पास कितना टाइम है अभी इसको हम कर सकते हैं? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपकी मदर यहाँ पे आई, वो इलीगल हो गई, उन्होंने कहीं स्टॉप कर लिया या अरेस्ट कर लिया, आपने बेल अप्लाई की और उनको रिलीज़ कर दिया। अब देखें, दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली बात है। एक तो आपका बेल का मैटर चलेगा कि क्या उनको अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, छोड़ा जाए। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपने कोई उनके लिए यहाँ पे रहते हुए लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन डाली है या नहीं डाली है। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बेल का मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास राइट है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे इलीगल रह रहा हो और उसकी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन ना हो या उस पर वीज़ा ना हो, तो कोर्ट होम ऑफिस के पास राइट है कि उनको डिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि नहीं, इनकी एज ज़्यादा है और ये आपको छोटी दे रहे हैं, छोटी दे दी गई है और ये साइनिंग करेंगे, लेकिन मीन टाइम में केस चल रहा है, तो केस तो आपको डालना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं कि उनको यहाँ पे स्टे मिल जाए। तो मेरी आपसे एडवाइस ये होगी कि होम ऑफिस को एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। अगर कोर्ट ने किसी वजह से आपसे रब्ता नहीं किया या आपके वकील ने नहीं किया, तो आप किसी और वकील के पास चले जाएँ। आपके पास राइट है कि आप इमीडिएटली उनका इमिग्रेशन एप्लीकेशन डाल दें कि भाई वो क्यों वापस नहीं जा सकती, क्या सर्कमस्टांसेस हैं या कौन सी ह्यूमन राइट्स कंसिडर किए जाएं, उनको यहाँ पे स्टे दिया जाए। जब आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होगी तो जो बेल एप्लीकेशन है वो एक डिफरेंट पैरेलल काम चलेगा, लेकिन आप फिर बता सकते हो कोर्ट को कि हमने एप्लीकेशन उसमें डाल दी, एप्लीकेशन पेंडिंग है, अब उनको जो बेल है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए या उनको रेगुलर साइनिंग पे लगा दिया जाए। तो वो वेरिएशन ऑफ बेल कंडीशंस भी हो सकती हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अपने वकील से डिस्कस कर लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी और के पास चले जाएँ, लेकिन आपको उनकी एप्लीकेशन करना होगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ बेल को फाइट करते रहोगे, कोई एप्लीकेशन नहीं डालोगे और कंटिन्यू नहीं छोड़ते, तो फिर मेरा ख्याल में कोई आइडियल एडवाइस नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाई, आप किसी से एक सेकंड ओपिनियन ले लें ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रियाज साहब ठीक है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। टाइम शॉर्ट है, सवाल प्लीज मेरे भाई। जी ओके ओके, श्योर। अच्छा, मैं ना इंग्लैंड आया था स्टूडेंट वीजा पे, राइट, पहले। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैं आयरलैंड मूव हो गया, आयरलैंड से फिर मैं वापस आ गया, मेरी वाइफ अब मुझे लेके आई है। 6 मंथ का मुझे एंट्री क्लियरेंस वीजा मिल गया था, तो अब मुझे दोबारा फिर 1 साल मेरी वाइफ वहाँ स्टे किया उसने डबलिन में, आयरलैंड में, वो भी वापस अब मेरे साथ आई है। सवाल क्या आपका? तो मेरे अब फिंगरप्रिंट हो गए मेरे, तो रफली कितना टाइम लगेगा? और ओके, थैंक यू। सारे सवाल का एंड ये है कि आप वेट करें। कोविड-19 चल रहा था, टाइम लॉन्ग हो रहा है, लेकिन इसलिए टाइम के कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अब मेरे भाई वेट करें, कोई सवाल होगा आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपके फिंगरप्रिंट हो गए हैं, तो इसलिए आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Hello, Mr. Gul. Can you hear me? Yeah, please. Hi, how are you? Yeah, I'm good, thank you. I phoned very early this year. I spoke to you sometime in January,
It was regarding a curtailment of my spouse visa, and I told you I received a new card and I'll be here 5 years in the country in February, and you advised that I should request the subject request letter because I didn't get a decision letter. Okay. So I received the subject request in March, but that was already the pandemic and we were in a lockdown. All right. And the letter says grant of leave to remain 5-year partner route. So does that mean that now if I'm here already over 5 years, can I apply for indefinite? So you are in, okay, so you are in the UK as a spouse of the British national under the 5 years route, right? Yes. And you still are living together and your relationship is subsisting? Yeah, we're still living together. Relationship is subsisting. We had a bit of a problem last year. The leave was curtailed and then we applied for further leave, which we received. And my new card expires in 2022. But I'm over 5 years, and when I got the subject access report, it said grant of leave to remain 5-year route. In a very simple word, I think understand, you say you've been in the relationship for more than 5 years and you have the more than 5 years in the visa as a dependent of the British national. Yes. Okay. Of course you can apply, because I'm still be confused. There could be something different. I do understand you are trying to explain, but my question is, if you are in more than 5 years in a relationship, then why do you have a visa expiring in 2022? Because my leave was curtailed. I had a problem with my husband last year, and then he had the leave curtailed, and it was already like about 4 years. Okay. And then we made up. We had a bit of a problem. We made up, and then we wrote to the curtailment team, and they said we can apply within 60 days, and we applied. Madam, really much appreciate, because you called me. I think you said you called me before, and second time you called me. Yes, I phoned you in January. I acknowledge for your trust on our advice. But still, I ask you, is it better you can take all the paperwork, go to some solicitor, or if you want to come to see me, I'm more than happy to assist you. Bring all the documents, let me have a look properly, and then I will be in a better position. But if you feel very hard to come to me, you can go local, any solicitor where you feel comfortable and you're confident his advice. Show his documents and tell him this is circumstances, whether you are qualified or not. Okay, for this, in these circumstances, there's a two option can be happened. Let's say if you're qualified, you can make the application, but if, God forbid, if your application is refused, still your current visa is going to be affected. Okay. On the other hand, if you're saying, okay, you qualified be in 2022, then you can just follow your solicitor's or consultant advice. So my suggestion is better take all the paperwork, go to the solicitors and take his advice, because I understand you are saying, but if there's a gap or there's a curtailment issue, might be you need to be complete your 5 years when you grant I think the current leave or with the further after curtailment. But still, I can't give any substantive advice until I see all the documents. थैंक्स फॉर कॉल। नाज़रीन, आज स्टार्ट में भी बात की है, अभी फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि 2-3 चीज़ें जो ये कोविड-19 की वजह से यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ बिफोर आई फिनिश द प्रोग्राम टुडे। एक तो ये है कि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हम फ़ी एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी एक्सटेंशन हो वो किसी भी कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कि अगर आप 5 साल के स्पाउस वीज़े के रूट पे हो, अगर आप उसमें फ़ी वेवर एप्लीकेशन डालोगे तो फिर आपको वो 5 से 10 ईयर्स रूट में डाल देंगे। इसी तरीके से अगर आप इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हो या नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी फ़ी एग्जाम्पशन वहाँ कंसिडर नहीं होती, आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। सेकंड सवाल बड़ा कॉमन आजकल पूछा जा रहा है कि हमारे पास पब्लिक फंड्स नहीं है तो क्या हम पब्लिक फंड अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों को अंडर द 10 ईयर्स रूट अंडर द ह्यूमन राइट्स 10 ईयर्स के रूट के ऊपर वो एज ए पार्टनर हो या पेरेंट्स हो या प्राइवेट लाइफ हो, इन तीनों कैपेसिटी में अगर आपके पास लीव टू रिमेन है, आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं थे तो ऑफ कोर्स आप अपने चेंज ऑफ द कंडीशन अलाउ टू द पब्लिक फंड एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन करते हो तो अगर आप फर्दर कोई एप्लीकेशन डालोगे वीज़े की तो उस पर आपके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। एज़ फार एज आप ये साबित कर सकेंगे यस कि हमारे हालात फाइनेंशियली काफ़ी हम प्रॉब्लम में हैं फाइनेंशियली और हम अपने वेलफेयर बच्चों की और अपनी मेंटेन नहीं कर सकते। थर्ड सवाल ये चल रहा था कि जो स्पाउस वीज़े हैं उसके लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो या एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो उसके जो थ्रेशोल्ड इनकम क्राइटेरिया है उस पर इफेक्ट हो रहा है कि कुछ लोग फर्लो पे चले गए हैं या कोई और मसला बन गया है।
अगर किसी बंदे की 31 मार्च तक उसके जो इनकम है 6 माह वाले या जब 1 ईयर्स रूट वाला जो क्राइटेरिया है उन दोनों को अगर पूरी कर रहा हो तो उसके पास राइट है कि वो अभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इंग्लिश पास ना की हो उसके लिए भी गाइडेंस क्लियर है कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, वीज़ा अप्लाई कर दें, आप ओवर स्टेज इलीगल होने से अपने आप को अवॉइड कर लें और जब आपके पास ये होपफुली इंशाल्लाह बाय द 7th और 8th जुलाई काफ़ी सारी चीज़ें ईजमेंट के बाद ओपन हो जाएंगी तो एग्ज़ाम दें और अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपके वीज़ा मिलने में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि काफ़ी सारे लोग जो स्टूडेंट्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, आज के दिन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैफ्स जो है वो इशू करना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वो ड्राफ्ट है, फाइनल केस नहीं है। लेकिन मैं तफसील के साथ नेक्स्ट वीक पे जो लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट या उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या स्पेशली ये कि जो सितंबर के बाद लोग जहाँ पे स्टूडेंट आएंगे अगर वो अपना 1 साल का कोर्स फिनिश करेंगे, डिग्री करेंगे 3 साल की, या 2 साल का मास्टर करेंगे, या 1 साल का लेवल 7 से अबव डिप्लोमा यहाँ पे कोर्स करेंगे, तो डिग्री की बेस पे जो लोग अपना 1 साल की स्टडी करेंगे उनको फिर 2 साल का वर्क परमिट अलाउ के लिए ऐलान किया था गवर्नमेंट ने, और वो फ्रॉम द जुलाई जो सितंबर वाला सेशन होगा इनके लिए राइट होगा कि वो अप्लाई कर सकेंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे फॉर स्टूडेंट। तो तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।